जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। जैसे कि आप लोग के बायोलॉजी का ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। आप लोग जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? तो जय प्रकरम। और जय प्रकरम के अंतर्गत आता है पोषण, आता है उत्सर्जन, आता है श्वसन, आता है। पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो है जय प्रकरम के सबसे पहला क्या होता है। जय प्रकरम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो आता है सबसे पहले पोषण आता है, ठीक है। पोषण आता है जय प्रकरण में। और उसके बाद आता है श्वसन आता है। उसके बाद जो है श्वसन परिवहन आता है। परिवहन के बाद आता है उत्सर्जन। उत्सर्जन आता है, ठीक है। उत्सर्जन आता है। तो ये सारे चीज यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारे आ जाता है किसके? जय प्रकरण के अंतर्गत आता है। तो ये जितने भी ये जो 4 को चैप्टर बताएं पूरा जय प्रकरण का हम लोग पूरा कितना क्वेश्चन कराएंगे? तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के कराएंगे, बिल्कुल चारों चैप्टर से करा देंगे, ठीक है। इतना अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग 4 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। और बिल्कुल हम लोग अभी इस वीडियो में सब्जेक्टिव कराने वाले हैं। हर एक वीडियो में आप लोग को क्या मिलेगा? तो कि 10-10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। आप लोग जो है पूरा बढ़िया से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आप लोग सीरियल वाइज जो है कहते हैं कि सीरियल वाइज आप लोग दीजिए, तो सीरियल वाइज भी दे देंगे। ऐसे चैप्टर में है पढ़ना, तो इसलिए हम जहां मन तहां से उठा के क्वेश्चन को लाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो है उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्ष से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें। तो ये जो है आप लोग के याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन उत्सर्जन नामक चैप्टर से यह है जो कि आप लोग के अभी बताएं चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैसे कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है, ठीक है। तो जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है, वो कौन है? तो सबसे पहले तो याद कर लीजिएगा वृक्क, ठीक है। वृक्क जो कि हमारे शरीर का प्रमुख उत्सर्जी अंग के अंतर्गत भी आता है। तो याद कर लीजिएगा एक प्रकार के महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। तो यहाँ पे इससे संबंधित 3 और अंग है, तो जिसको आप लोग के नाम याद कर लेना है, जो है मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। इसको सीरियल से याद कर लीजिएगा। सीरियल से याद कीजिएगा तभी आप लोग को मजा आएगा, यानी तभी आप लोग को जो है कि ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब सीरियल से कैसे आप लोग को याद करने से क्या फायदा है? तो आप लोग को ये बता रहे हैं कि जो है कहेगा कि वृक्क से जो है संबंधित सीरियल से यानी सीक्वेंस वाइज आप लोग को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रहता है वो वृक्क रहता है। और वृक्क जो है यहाँ पे वृक्क रहता है, और वृक्क से यहाँ पे लिख रहता है क्या चीज? तो मूत्रवाहिनी, ठीक है। तो इसलिए मूत्रवाहिनी पहले तो आ जाएगा मूत्रवाहिनी। और मूत्रवाहिनी संबंधित रहता है ब्लाडर, यानी कहें तो मूत्राशय से। तो दूसरा में तो मूत्राशय हो जाएगा। और तीसरा यहाँ से नली निकला रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? मूत्रमार्ग। तो बिल्कुल आप लोग को सीक्वेंस से याद कर लेना है, ठीक है। इसमें आप लोग को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है, कहता है कि पर पोषण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे कि हम पहले ही बता दिए हैं कि चैप्टर जो है मिसलेनियस है, यानी सभी चैप्टर से बराबर क्वेश्चन आप लोग के मिलेगा और 10 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में मिलेगा। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कि ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं, और जो भी बता रहे हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं। आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन बैग उठाकर और देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे वैसे प्रश्न बता रहे हैं जो कि आगे आने वाला 2026 जो एग्जाम होगा उसमें बिल्कुल आप लोग टकराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए कि पर पोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पर पोषण जो है अपना पोषण दूसरे यानी अपना भोजन जो होता है, भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित करता है, अपितु किसी न किसी दूसरे यानी अन्य स्रोतों से प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? तो पर पोषण कहते हैं। बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना है। फिर से आप लोग ध्यान से देखिए कि जो है आप लोग अपनी भाषा में याद कैसे कर सकते हैं कि अपना भोजन दूसरे पर आकर, ठीक है, अपना भोजन दूसरे पर आकर जो है प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो पर पोषण कहते हैं। जैसे में मनुष्य हो गया, जीव जंतु, ये सारा चीज किसके अंतर्गत आता है? तो पर पोषण के अंतर्गत। और चूंकि ये पर पोषण है और इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उसे हम लोग कहते हैं परपोषी जीव। क्या कहते हैं? परपोषी जीव कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग के। तो यहाँ पे फिर से आप लोग देख लीजिए कि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, अपितु किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पर पोषण का निम्नलिखित 4 प्रकार के होता है। तो निम्नलिखित कितने प्रकार के पर पोषण होता है? तो 4 प्रकार के होता है। फर्स्ट आप लोग को याद कर लेना है पर पोषण। यहाँ पे प्राणी संपोषण, मृतजीवी पर पोषण, यहाँ पे परजीवी पर पोषण और प्राणी संपोषण होगा। ये प्राणी संपोषण हो गया, याद कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। प्राणी, ठीक है, प्राणी संपोषण
और मृतजीवी परपोषण, यहाँ पे परजीवी परपोषण अभी होता है परासरणीय परपोषण, ठीक है, परासरणीय परपोषण होता है। तो ये भी याद कर लीजिएगा, ये जो है उतना महत्वपूर्ण रखने वाला नहीं है। तो यहाँ पे प्राणी संपोषण जो है अपना भोजन क्या करता है, ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण जो अपना भोजन जो है दूसरे जीवों पर रहकर यानी मृत जीवों पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, मृतजीवी परपोषण कहता है। और दूसरा जो है, तीसरा जो है प्राणी जीवी यानी परजीवी, किसको कहते हैं, तो अपना भोजन जो है दूसरे पर रहता है और अस्थायी या रह भी सकता है या न भी रह सकता है और उसे प्राप्त करेगा, प्राणी जीवी परजीवी परपोषण कहलाता है। प्रासरणीय परपोषण जो है अपना से जो है प्रासरणीय के रूप में क्या करता है, एक दूसरे में रहकर और क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, उसी को कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 प्रकार के परपोषण होते हैं और चारों के मुख्यतः इसे 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आप लोग को पढ़ना है। नेक्स्ट आप लोग के सामने है परपोषण क्या है, इनके जो है इनके विभिन्न चरणों कौन कौन है से हैं। तो परपोषण क्या है, इनके भिन्न चरणों कौन कौन से होते हैं, तो याद कर लेना है पोषण किसे कहते हैं। तो सिंपल बात में एक लाइन में याद कर लीजिएगा, भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। इतना आप लोग को ताम झाम करना नहीं है। ऐसे तो आप लोग को किताब से आप लोग को क्या करना है, लिख देना है। किताब वाला बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप लोग ऐसे ही अगर कोई सर सुनेंगे तो आप लोग को सुना देना है कि भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जो है जैविक क्रियाओं का जो है क्या करता है, संचयन एवं क्या करता है, नियमन होता है। जैसे मुख, आहार नाल, अमाशय जो है क्षुद्र, आंत की भित्ति और बिना पचा भोजन जो है बृहदांत में भेज दिया जाता है। तो इस तरह से जो है पोषण हम लोग को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये पोषण क्यों आवश्यक है, तो ये भी पता चल गया कि जो है हमारे शरीर में अगर किसी भी तरह से हानि हो जाता है, टूट फूट जाता है, तो उसको मरम्मत करने में भी क्या करता है, पोषण आवश्यक है, ठीक है। हमारे जीवित रहने के लिए भी शरीर और हमारे जैविक क्रियाओं को सुचारू ढंग से चलने के लिए जैसे पोषण आवश्यकता है। तो याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे है। नेक्स्ट है आप लोग के सामने 100 पोषण किसे कहते हैं, 100 पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है, उसके उत्पादक क्या है। तो 100 पोषण आप लोग के पता होगा कि 100 पोषण के लिए क्या क्या आवश्यकता है, यानी क्या क्या की उपस्थितियां होनी चाहिए 100 पोषण करने के लिए। तो 100 पोषण की सबसे पहले तो आप लोग को पता ही होगा कि 100 पोषण जो है अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे क्या कहते हैं, 100 पोषण। जैसे में हो गया यहाँ पे हरे पेड़ पौधा, 100 पोषण हमेशा हरे पेड़ पौधे में ही पाया जाता है, जो हरे होते हैं, हरे भरे होते हैं, उसी में 100 पोषण होता है। और ये प्रक्रिया जो होता है याद कर लीजिएगा, दिन में होता है। यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि दिन में होता है कि रात में होता है। अब दिन में कब होता है, तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पे होता है दिन में प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में अगर कहेगा कि किस समय सबसे अधिक होता है, तो सुबह के समय जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है वो तीव्र होता है सुबह के समय, याद कर लीजिएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए और सब्जेक्टिव कर लेते हैं अगला कमांड, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी कमांड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, कहता है 100 पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। 100 पोषण के लिए अप्रकाश संश्लेषण आवश्यक होता है। अप्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं, तो जिस प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन प्राप्त करता है उसी को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस बाहर करते हैं। तो याद कर लीजिएगा, जो है श्वसन प्रक्रिया में जितने भी जीव हैं वो क्या लेते हैं, तो ऑक्सीजन ही लेते हैं। चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे भी वो क्या मनुष्य हो या किसी अन्य जीव हो, तो हमेशा जो क्या लेता है, तो ऑक्सीजन ही लेता है। क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है। लेकिन अगर कहेगा कि जो है पेड़ पौधा कब ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो याद कर लीजिएगा क्या चीज़ में, तो प्रकाश संश्लेषण में छोड़ता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन किस में छोड़ता है, तो प्रकाश संश्लेषण में। अब कैसे छोड़ता है भाई, तो आप लोग पता होगा कि जो है हाइड्रोजन को लेता है, सॉरी यहाँ पे और जल को लेता है और हाइड्रोजन के साथ ग्लूकोज का निर्माण कर देता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। और ये ऑक्सीजन जो है हमारे पर्यावरण में जो है पर्याप्त रहता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं श्वसन के माध्यम से। तो बिल्कुल आप लोग के कॉन्सेप्ट एक जहर लेवल पर समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे कितने आवश्यक शर्त है, तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे कितने आवश्यक शर्त बताएं,
तो चार आवश्यक शर्त बताया। पहला तो सूर्य के प्रकाश रहना चाहिए, सूर्य के प्रकाश रहेगा तभी तो यहाँ पे होगा क्या चीज़, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, तो सूर्य के प्रकाश होना आवश्यक है ना, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश होना आवश्यक है। दूसरा क्लोरोफिल होना आवश्यक है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड होना आवश्यक है, और चौथा जो है जल आवश्यक है। तो ये चारों जो है महत्वपूर्ण है, यही प्रकाश संश्लेषण के घटक है। पूछेगा तो आप लोग के सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बोल देना है। बिल्कुल आप लोग को याद हो गया होगा, बिल्कुल जीआर लेवल पर समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ पे अगर कहेगा प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक समीकरण क्या है, तो 2 नंबर में पूछता है। कितना नंबर में? 2 नंबर में। एक बिहार बोर्ड कितना नंबर में? तो 2 नंबर में पूछता है। प्रकाश संश्लेषण के जो समीकरण को व्याप्त करें तो प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया, बतावे कि अभी, उसके बाद ऑक्सीजन ले लिया, ये बता सॉरी यहाँ पे जल ले लिया, ये बताए हैं। उसके बाद जो है सूर्य के प्रकाश होना भी जरूरी है, उसके बाद क्लोरोफिल होना जरूरी है। तो चारों चीज़ तो यहीं पर नजर आ गलो, हाँ समझ में आ लो कि ना। तो यहाँ पे चारों नजर यहाँ पे आ रहा है, और आप लोग के यहाँ पे जो है क्या होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, उत्पाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, यही ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ देगा। और यहाँ जल कुछ वाष्प भी बनता है, जिसको कहते हैं कि जो है यहाँ पे जिस क्षेत्र में पेड़ पौधा अधिक पाया जाता है उसमें जो है वर्षा संतुलित रूप से होता है, यानी समय समय पर होते रहता है। तो यही कारण है ये जल जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से छोड़ देता है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है स्वपोषी के लिए आवश्यक परिस्थितियां इसके उत्पादक अवयवों ऑक्सीजन है। तो याद कर लीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बिल्कुल जहर लेवल पर ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के सामने है और आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे याद कर लेना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कहता है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन जो है प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार जो है लाभप्रद है। तो यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि जो जलीय जीव ज़्यादा क्या करता है कठिनाई से, इसका मतलब यह हुआ कि जलीय जीव जो है वो बहुत कठिनाई से अपना ऑक्सीजन प्राप्त करता है, और लेकिन यहाँ पे जो है क्या चीज़, स्थलीय जो है वो आसानी से प्राप्त कर देता है। ठीक है, तो सिस्टम तो दोनों के एक ही है भाई, उसको वैसा सिस्टम बनाया गया था जल में से घुलित ऑक्सीजन को लेता है, और हमने के जो है ऐसा सिस्टम नहीं है कि जल में घुलित ऑक्सीजन को ले सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया है। यहाँ पे क्या कर दिया है, कह दिया है कि कठिनाई है या आसान है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे कि जलीय जीव जल में विलय, यानी ऑक्सीजन। यहाँ पे ये नहीं समझिएगा कि जो है जल जो बना है क्या चीज़, H2O। अब H2O और ये वाला O क्या करता है, ग्रहण करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं समझिएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय क्या होता है, प्रेशर होता है। प्रत्येक व्यक्ति में कितना है, तो 100 kg का प्रेशर है। ये चीज़ क्या, तो यहाँ पे वायुमंडलीय दाब का, और यही वायुमंडलीय दाब के कारण कुछ जो है ऑक्सीजन वायुमंडल से जल में घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जल में घुल जाते हैं ऑक्सीजन, और यही ऑक्सीजन को कौन ग्रहण करा था, तो यही जल जो है जलीय जीव, यही जलीय जीव ग्रहण करता है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल जहर लेवल पर कि कौन ऑक्सीजन है। इसलिए आप लोग को कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट आप लोग से पूछेगा तो क्या करना है कि ये वाला ऑक्सीजन नहीं लेता है, बल्कि जो है उसमें घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है, वो ऑक्सीजन लेता है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में जो है विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होता है। बात सही है, बहुत कम होता है, और इसलिए जलीय जीव की श्वसन दर जो है स्थलीय जीवों की अपेक्षा जो है क्षुद्र, यानी थोड़ा सा कम होता है, और स्थलीय ध्रुव होती है। और देखिए, यहाँ पे जो है स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और श्वसन के लिए ऑक्सीजन का प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव की इस प्रकार लाभप्रद है। तो याद कर लीजिएगा, जो है स्थलीय जीव क्यों लाभान्वित है। ठीक है, क्यों लाभान्वित है, तो आप लोग को पता चल गया होगा, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आप लोग के सामने यहाँ पे क्या कहता है, श्वसन किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो श्वसन हम लोग को जानना बहुत ही आवश्यक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, श्वसन किसको कहते हैं, तो श्वसन शरीर के अंदर, ठीक है, शरीर के अंदर यहाँ पे शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, और तथा कोशिकाओं की आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटित
उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। इसे निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। तो इसको आप लोग को नहीं समझ में आया, नहीं समझा, इसको गोली मार दो। आप लोग को समझना क्या है तो याद कर लीजिएगा, समझना आप लोग को इतना नहीं है बस। वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। बिल्कुल एक लाइन में एकदम बाबू वाला सोना वाला, यहाँ पे क्या हो गया, क्या चीज, तो परिभाषा याद हो गया। बिल्कुल, वायुमंडल से ऑक्सीजन को हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको सबसे पहले अब श्वसन क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम लोग को चाहिए ऊर्जा, चलने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और जब तक हम लोग श्वसन नहीं करेंगे ऊर्जा नहीं मिलेगा। अब कहीं ऊर्जा श्वसन से कैसे मिलेगा, ऑक्सीजन से ऊर्जा कैसे मिलेगा, तो देखिए बाबू, हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन जो है अभिक्रिया होता है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। ऑक्सीकरण मतलब कहे तो ऑक्सीजन का वहाँ पे क्या होता है, आवश्यक होता है। अब जब हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज, ये क्या होगा, ग्लूकोज का बनाएगा। ये जो भी हम लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, तो उसको विघटित करने के लिए, छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए, क्या करने के लिए, तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और जब वो नहीं टूटेगा तो हम लोग को ऊर्जा कैसे मिलेगा, और टूटेगा तभी तो, छोटे छोटे टूटेगा तभी तो हम लोग को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। और एनर्जी, वही एनर्जी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, वही एनर्जी से क्या करेंगे, यूज करेंगे, किसी काम को करेंगे, सफल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन बनाएगा कौन चीज, तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है। ग्लूकोज कहाँ से मिला, तो आप लोग को पता होगा कि जो हम लोग खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन जो है, खनिज लवण, ये सब खा रहे हैं, तो ये जो है ग्लूकोज आप लोग को पता चल गया। ऑक्सीजन कहाँ से, तो आप लोग को श्वसन प्रक्रिया करना है, और श्वसन नहीं कीजिएगा तो आप लोग के ग्लूकोज कोई काम के ना होगा, ठीक है, कोई काम के नहीं। तो यहाँ से क्या होगा, ग्लूकोज से अभिक्रिया करेगा कौन चीज, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जैसे ग्लूकोज से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे बनाएगा क्या चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग छोड़ते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे H2O। और उसके बाद में आप लोग को पता होगा कि जो है ठंडा के मौसम में जो है सांस छोड़ते हैं तो भाप लेखा बिकता है ना, तो यही है जल है। और उसके बाद में ऊष्मा यानी ऊर्जा भी बिकता है, तो यही ऊर्जा, कैलोरी, जो देखिए 673 कैलोरी जो ऊर्जा भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, डिस्क्रीज होता है, यानी बाहर निकलता है। तो याद कर लीजिएगा। अब हम लोग पता चल गया होगा कि यहाँ पे पूरा हम लोग के वायुमंडल में कितना परसेंट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन है इतना। अब पूरा एक बार में हम लोग कितना परसेंट लेते हैं, तो 21% लेते हैं, लेकिन यूज हम लोग इसको कितना परसेंट करते हैं, तो 4% ही यूज करते हैं। याद कर लीजिएगा, एक बार में 4% यूज करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 100 पोषण की आवश्यक शर्त क्या है, इसके उत्पादक क्या है, तो आप लोग को पता होगा कि 100 पोषण की आवश्यक शर्त आप लोग को बताया भी कि अभी की 4 गो है, ठीक है, कि पहला है परहरित यानी क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जल, और यहाँ पे होना चाहिए प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है, प्रकाश के उपस्थिति होना चाहिए तभी यहाँ सफल होगा। नेक्स्ट है परहरित या क्लोरोफिल सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का स्थिरीकरण कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। उत्पादक के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। ग्लूकोज अंततः स्टार बदल जाते हैं। तो याद कर लीजिएगा, ग्लूकोज जो है अंततः क्या चीज में परिवर्तित हो जाते हैं, तो याद कर लीजिएगा ग्लूकोज जो है वह स्टार्च में परिवर्तन हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग के कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, उसी प्रकार से ग्लूकोज स्टार्च में परिवर्तित होते हैं। क्या चीज में परिवर्तित होते हैं, स्टार्च में। और यही स्टार्च क्या करता है, तो पेड़ पौधा अपना यूज करते हैं एनर्जी के रूप में, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आप लोग को तगड़ा लेवल पर समझ में आ रहा होगा। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पे परिसंचरण तंत्र जो कि परिवहन का एक हिस्सा है, परिवहन का एक हिस्सा है जो कि आप लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 में, यानी कहे तो किसके, तो भारतीय भवन में। ऐसे हम लोग चल रहे हैं एनसीईआरटी के आधार पर, तो एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे परिवहन तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग को बिल्कुल कमेंट कर देना है यहाँ पे कि कैसा वीडियो लगा। बिल्कुल आप लोग को समस्त मस्त और जबरदस्त लगा होगा, ठीक है, एकदम जहर लेवल पर आप लोग को समझ में आया होगा। बिल्कुल आप लोग को वीडियो पर पूरा जो है सीरीज आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। पूरा जो है एक चैप्टर जो है, जितना भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सीक्वेंस से देखिएगा, ठीक है, समझ में आपको बिल्कुल आएगा और सब याद हो जाएगा, एक एक याद हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।